एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। यह स्टेटमेंट है अल्बर्ट आइंस्टीन का। अगर हिंदी रूपांतरण देखें तो शिक्षा केवल विभिन्न तथ्यों का अध्ययन भर नहीं है, यह आपके दिमाग को तैयार करना है किसी भी स्थिति के लिए, सोचने के लिए कि आप विभिन्न परिस्थितियों में अपने माइंड से, अपने दिमाग से किस तरह से कितना अच्छा सोच सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज का वीडियो। लास्ट वाले टॉपिक से आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तक करा दिया था और इसमें आंगिक प्रश्न आपके सामने आ चुके थे। तो का प्रश्न जो देखते हैं 12.8 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये आप लिखेंगे n = 12.8 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं, तो क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्यू = n ही करिएगा और प्लेस द वैल्यू ऑफ n, यानी n का मान रखिए 12.8 10⁸, मल्टीप्लाई कीजिए इलेक्ट्रॉनिक आवेश चार्ज के मान से, ये 1.6 10⁻⁻19। तो इस तरह से आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 20.48 के अराउंड आएगी वैल्यू आपको मिलेगी। द वैल्यू ऑफ क्यू 20.48 इंटू 10⁻, प्लस का 8 है, माइनस का 11 है, ध्यान रखिएगा, 11 नहीं 19 है, ठीक है। इसमें से आप जब प्लस के 8 में से माइनस करेंगे तब 11 बचेगा। तो 20.48 इंटू 10⁻⁻11 इतना कूलाम चार्ज। तो इतने इलेक्ट्रॉनों के कारण इतना आंसर आपके पास आएगा। सभी स्टूडेंट से कहना है, सभी देखने वालों से कहना है कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो अपने पास पेपर कॉपी रख के बैठें और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। खा पे देखें, एक कूलाम आवेश तथा एक इलेक्ट्रॉन आवेश में कौन बड़ा है, ठीक है। तो उसमें आपको वैल्यू पता करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो है सबसे छोटा ही होता है और एक कूलाम आवेश तो काफ़ी सारा चार्ज हो गया। अब आपको देखना ये कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम चार्ज को बनाते हैं। तो इसके लिए गा पोर्शन जो आपका कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश होंगे, तो यहाँ पर अगेन वही फार्मूला आपको यूज़ करना है, Q = N और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले वाले में आपसे q पूछा गया था, n दे रखा था, यहाँ पर n पूछा गया है, q गिवन है, तो यहाँ पर Q/E लगाएंगे, वैल्यू प्लेस करिएगा। q की वैल्यू 1 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू वही 1.6 10⁻⁻19। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 10⁻19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 1.6 का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी 6.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश को बनाते हैं। तो अब खा पोर्शन जो था, अब बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा उसमें कि एक कूलाम आवेश बड़ा है या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि यदि प्लस का 1 माइक्रो कूलाम तथा प्लस का 5 माइक्रो कूलाम के दो आवेशित कण एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा। आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो चार्जेस रखे हुए हैं भाई, यहाँ पर दोनों की वैल्यू दे रखी है, कोई बात नहीं, अगर कोई भी वैल्यू हो तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ प्लस का और ये भी प्लस का। तो सबसे पहली बात, ये दोनों चार्जेस हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए, तो फंडामेंटल है जनरल, Q1 Q2 r की वैल्यू कुछ भी हो आप ये फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ से लगने वाले बलों का अनुपात पूछ रहा है, यानी F Q1 के द्वारा Q2 पे लगने वाला फोर्स और Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स। अगर कहा जाए तो F12 पहले के द्वारा दूसरे पर और दूसरे के द्वारा पहले पे जो लगने वाला बल है वो मैग्नीट्यूड में, परिमाण में एक दूसरे के बराबर होगा भाई, ठीक है। डायरेक्शन में दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाती है तो मैग्नीट्यूड में दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी दोनों ही बल एक दूसरे दोनों ही चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर सही होगा 1:1, यानी 1:1। सेकंड पर आते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक क्या होता है। ESU मात्रक के बारे में बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, सर इसकी वैल्यू कैसे होती है, होता क्या है। तो सिंपल शब्दों में करें, जैसे CGS सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक उसी तरह से ESU वैल्यू होती है, ठीक है। ESU मात्रक जैसे अब देखिए, द SI यूनिट ऑफ द चार्ज इज द कूलाम C, द कन्वर्जन बिटवीन C एंड स्टैटिक कूलाम इज 1C और 1C की जो वैल्यू है 2997924 यानी इसको अगर आप लिखेंगे तो ये वैल्यू वही आएगी 2.99 × 10⁻9 के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपके पास में ये दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 3 × 10⁻9 दे रखा है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट CSU या ESU इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज।
ओके, वोट विद इन द सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, वही CGS सिस्टम के बारे में, सिस्टम ऑफ द मेट्रिक यूनिट, द स्टैटिक कूलम कॉल्ड द फ्रैक्लिन ऑफ द ESU फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है 2.99 इंटू 10⁹ ठीक है। तो आज अब आगे स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या नई नई चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे आपका वही वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम लोग आज देख रहे हैं पार्ट नंबर 2। तो आज जो छात्र पहली बार इस वीडियो पर आए हैं वो पहले वाले पार्ट को अवश्य देख लें, उसको नोट कर लें। और किसी भी कंपटीशन के छात्र के लिए, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करी जाएगी, इसमें हर पॉइंट पर आपको फोकस किया जाएगा। जो भी कंपटीशन की बातें हैं हम सब इसमें कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आज वीडियो की स्टार्ट है कूलाम्स लॉ से। तो कूलाम का नियम 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे चार्ल्स अगस्टिन कूलाम। उन्होंने कहा कि दो चार्जेस अगर रखे हुए हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, और जो फोर्स लग रहा है वो वैल्यू किस किस पे डिपेंड करेगी, तो उसको देखते हैं। तो ये जो आवेश हैं Q1 Q2 मान लिया जाए, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर R हो तो ये वैल्यू डिपेंड करेगी उनके आवेशों के परमाणु के समानुपाती, यानी कहा जाए तो F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2, यानी उनके गुणनफल की मात्राओं के समानुपाती। उनके बीच की दूरी जो R दिखाई दे रही है ये इसके वर्ग के व्यत्कनुपाती। व्यत्कनुपाती का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो 1/, में जाएगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लेके चल रहा हूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को सेंटेंस के रूप में कह दिया गया है कि दोनों आवेश जो दे रखे हैं उनकी आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। मात्राओं का गुणनफल वहीं मैं आपको बता दिया, Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इंटू 1/r²। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर ही वही चीज़ कही गई है, तो आप इसको समझ लीजिए कि आवेशों के समानुपाती का मतलब है कि F प्रोपोर्शनल आपका Q1 Q2/r²। और प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाते हैं तो कांस्टेंट लिया जाता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं ये लिया गया है F = A Q1 Q2/r²। बहुत सारी बुक्स में K दे रखा होता है, तो मैं मोस्टली K को यूज़ नहीं करते, क्योंकि K के द्वारा आप पराविद्युतांक K को भी रिप्रेजेंट करते हो, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमेशा आप प्रोपोर्शनल साइन कैपिटल A मान के चलें। अब कैपिटल A की जगह जो वैल्यू आप प्लेस करेंगे, यानी इसका जो मान होता है वो होता है 1/4πε0K। ओके। अब K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी, ठीक है, वैद्युतशीलता। तो यहाँ पर वैद्युतशीलता और K के बारे में जानकारी और ले लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए कि यहाँ पर 1/4πε0 K के प्लेस पर अब यहाँ पर केवल एप्सिलॉन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ देखें तो ये एप्सिलॉन आपको दिखाई दे रहा है, तो और यहाँ पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू है ये है आपकी एप्सिलॉन = ε0 K। K को एप्सिलॉन R भी कहते हैं। एप्सिलॉन R आपका रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन R की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ε/ε0 के बराबर आएगी। ओके। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं, तो उसको आप धीरे धीरे दूर कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए मेरे साथ में। तो यहाँ पर एप्सिलॉन को हम कहते हैं वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता, K को माध्यम का परावैद्युता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, माध्यम अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता यानी ε/R। ओके, K को कहते हैं। यहाँ पर K का मान 1 लगाते हैं जब भी दोनों आवेशों के बीच में आपका वायु स्थित हो या निर्वात रखा हो। K = 81 यूज़ किया जाता है अगर दोनों आवेश जल में रखे हुए हैं। पानी के अंदर रखे हुए तो K = 81। सबकी वैल्यूज़ अलग होती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा ही एक्सपेरिमेंट के द्वारा वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। वहीं पर अगर आप दोनों आवेशों के बीच में कोई मेटल रखते हैं तो वहाँ पर K = ∞ यूज़ किया जाता है। ओके। अब यहाँ पर ε0 के बारे में काफ़ी जानकारी, क्योंकि परीक्षा में भी पूछी गई है, तो उसका डायमेंशंस और उसका का मान वैल्यू, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसकी जो वैल्यू, पहले डायमेंशंस की बात कर लें फिर वैल्यूज़ की बात बता देंगे आपको। तो यहाँ पर ε0 का विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला वही यूज़ करेंगे आप, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब ε0 और F को रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप जब ε0 उसको रिप्लेस करेंगे तो ε0 = आपके पास में आएगा Q1 Q2/r², F × r²। यहाँ पर दोनों के मान लगाइए। कैसे कि Q = होता है IT, है ना। तो IT से इसका डायमेंशन क्या बनेगा, A × T। अब Q2 भी है तो Q2 का भी IT बनेगा, तो यहीं से इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा A2T2। नीचे 4π आपका कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशंस होगा नहीं। F का नंबर आया, F का डायमेंशंस MLT - 2। ओके।
और आर स्क्वायर के लिए लें तो एल की पावर 2 दूरी है, दूरी का एल स्क्वायर। अब यहाँ m को ऊपर आप ले जाएंगे तो m की पावर -1 हो जाएगा, l की पावर 2 है, यहाँ पर l एक ये दिखाई दे रहा है तो 3 हुआ और ऊपर जाके -3 हो जाएगा। इसी तरह से -2 ऊपर गया, 2 यहाँ पहले से है तो प्लस का 2 हो गया, t की पावर 4 हो जाएगा और a की पावर 2 पहले से है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास में आ गई m-1 l-3 t की पावर 4 और a की पावर 2, जैसा आप देख पा रहे हैं ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मान लिखना चाहें इसका मात्रक लिखेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम इनवर्स, m जो किलोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, किलोग्राम इनवर्स, l मीटर को रिप्रेजेंट करता है, मीटर -3, t समय को सेकंड को रिप्रेजेंट करता है तो सेकंड की पावर प्लस का 4 और एम्पियर की पावर 2। तो इस तरह से ये इसका डायमेंशंस हुए। बात करते हैं इसके आंकिक मान के बारे में। तो एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12, क्लियर, -12 यूनिट। यहाँ से किलोग्राम वाली मैंने आपको बता ही दिया और यहाँ से अगर आप पता करना चाहें तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में एफ नीचे आया था तो न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ओके, ये वाला मात्रक सभी लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट पर आते हैं। तो विद्युत आवेशों के बीच कोई पराविद्युत माध्यम होने से उनके बीच वैद्युत बल घट जाता है। इसका क्या मतलब है सेंटेंस का, आइए मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। मतलब ये है कि दो चार्जेस अगर आपके रखे हुए हैं Q1 और Q2, ओके, और उनके बीच में एयर है तो इनके बीच में जो जितना भी बल लग रहा होगा उसको हमने बता दिया FA से रिप्रेजेंट कर दिया जब उनके बीच में वायु या निर्वात है। अब अगर इसके बीच में जल रख दिया जाए या कोई अन्य माध्यम माइका की शीट रख दिया जाए, कांच रख दिया जाए, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर आपने K पराविद्युतांक वाला माध्यम इनके बीच में रख दिया। तो अब जो पहले बल लग रहा था FA, अब जो बल लग रहा है FM, अब पहले से कम बल लगेगा प्रत्येक दिशा में, क्लियर। इसीलिए ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको यही दिखा रहा है कि एयर जब रखी हो तब बल ज़्यादा लगता है और जब पराविद्युतांक में कोई अन्य माध्यम रख दिया है तो लगने वाला बल कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वेरी नेक्स्ट पॉइंट है वेक्टर फॉर्म द कूलाम्स लॉ। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप अगर हम देखें तो जैसे बताया था आपको, बल एक सदिश राशि है तो इसमें डायरेक्शन क्योंकि एक से दूसरे की ओर और दूसरे से पहले की तरफ, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर आप कूलाम का नियम लिख रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस बल के कारण कौन से आवेश, किस आवेश के कारण किस आवेश पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 1 और 2 करके दो चार्जेस ले लें और 1 पर रख दें Q1 और 2 पर रख दें Q2 और यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस अगर R है तो यहाँ पर जब आप फोर्स पता कर रहे हैं F12 का, यानी पहले के कारण दूसरे पर बल का मान पता कर रहे हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, दोनों में आएगा, दोनों आवेश आ जाएंगे Q1 Q2, उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी R²। लेकिन जो यूनिट वेक्टर है वो आएगा R12। इसके अपोजिट अगर आप R21 निकालेंगे तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ जाएगा 21, ठीक है ना। अंतर समझ रहे हैं दोनों का, तो बस यही अंतर है और बाकी तो आगे इसकी वैल्यू को प्लेस कर दिया गया। देख लीजिए कि यहाँ पर R12 की वैल्यू की जगह पर ये वैल्यू प्लेस कर दी गई है आपकी R12/R। तो यहाँ पे नीचे मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दिया, R से R का मल्टीप्लाई होगा तो यह RQ, और इस तरह से आपके पास ये जो फैक्टर है ये आ गया F12 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/RQ R12 वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कूलाम बल आपका सेंट्रल फोर्स है और आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऊपर वाला सेंटेंस और थोड़ा सा फोकस कर लीजिए कि R21 और ये से बताया ये दोनों डायरेक्शन आपकी दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के साथ मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, परिमाण में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। कई बार पूछा गया कूलाम बल कैसा, सेंट्रल फोर्स होता है और कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल है। सिग्निफिकेंस ऑफ द कूलाम्स लॉ और देख लें, इसके बाद वीडियो को यहीं विराम देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह परमाणु दूरियां 10⁻11 मीटर और नाभ की दूरी 10⁻15 मीटर पर लागू है। इससे कम डिस्टेंस पर ये लागू नहीं रहता है, होता है एक बुक में है, ठीक है। कई सारे लोग कहते हैं कि एक्टिवेट नहीं होता, नहीं होता है लेकिन उसकी पावर कम हो जाती है क्योंकि नाभिक के अंदर एक दूसरा बल जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और ये सबसे प्रबल बल है। न्यूक्लियर फोर्स सबसे पावरफुल फोर्स है, तो इसके कंपैरिजन में कूलाम बल काफ़ी लो यानी वीक फोर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए आप मेरे साथ में। देखिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और इसके जस्ट बाद हम लोग लेंगे इसके ऊपर डिपेंड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।